नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नोएडा में एक सड़क हादसे की शिकार बीटेक की छात्रा के इलाज के लिए नोएडा पुलिस ने अपनी एक दिन की सैलरी दी है। वहीं छात्र के दोस्त भी उनके इलाज के लिए पैसे जुटा रहे हैं। 31 दिसंबर की रात नोएडा में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 छात्राएं घायल हो गईं। ये छात्राएं ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में बीटेक की छात्रा हैं। इनकी एक साथी स्वीटी, जिसको इस सड़क हादसे में ज्यादा चोट आई थी, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अगर बात करें उसके परिवार की, तो परिवार की आर्थिक हालात बेहद ही खराब हैं, जिसके चलते उसके दोस्तों ने एक डोनेशन कैंप की शुरुआत की, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस का एक बेहद ही सराहनीय कदम सामने आया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अपनी एक दिन की सैलरी स्वीटी कुमारी के इलाज के लिए दिया है, जो लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्वीटी को घायल करने वाले गुनहगार कहाँ हैं? उनकी गिरेबान तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, जिन्होंने स्वीटी को सड़क हादसे में कुचल दिया? लेकिन पुलिस इस मामले में बता रही है कि जहां हादसा हुआ वहां कोई भी सीसीटीवी नहीं था, जिसके चलते आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही। पुलिस इस मामले में जांच का भरोसा दे पल्ला झाड़ रही है। तो क्या अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़की स्वीटी के गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी? क्या आरोपी एक हादसे को अंजाम देकर आजाद घूमते रहेंगे और पुलिस के हाथ खाली रहेंगे? क्या स्वीटी और उसके दोस्तों को इंसाफ मिलेगा? और नोएडा पुलिस स्वीटी के हादसे के करीब 8 दिन बाद आरोपियों को नहीं खोज पाई है, लेकिन पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, क्योंकि स्वीटी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अपनी इकलौती बेटी को बचाने के लिए चंदा जुटा रहे थे। ऐसे में नोएडा पुलिस ने मदद की है। नोएडा पुलिस की तरफ से आपको बता दें 11 लाख रुपए की ये मदद दी गई है। नोएडा पुलिस की ओर से पुलिसकर्मियों ने अपना एक दिन का वेतन दिया है ताकि स्वीटी को वो मदद कर पाए। पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है। तो स्वीटी की मददगार के लिए सामने आई है नोएडा पुलिस। जैसा हमने आपको बताया 11 लाख रुपए दिए गए हैं, वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी दिए हैं 1 लाख रुपए। और स्वीटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक की फाइनल ईयर की छात्रा है। 31 दिसंबर की रात 9 बजे वो बाजार से कुछ सामान लेकर अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौट रही थी, तभी एक सेंट्रो कार ने इन तीनों को पीछे से टक्कर मार दी। अगर हादसों की बात करें तो भारत का सच ये है कि शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, साल 2021 में जो सड़क हादसे हुए उनकी आप देख रहे हैं जो तादाद है वो 41,000 और 4,12,000 ये जो केस हैं वो सड़क हादसे हो चुके हैं 2021 में। और ये देखिए जो सड़क हादसे हैं वो आपके सामने फिगर इस वक्त है 85,179, जो कि कुल हादसों का बनता है 20.7%। तो भारत की सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कितने ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। और इनमें अगर हिट एंड रन केसेस की बात की जाए तो 2021 का आंकड़ा आपके सामने है 57,415, जो कि कुल हादसों का 14% बनता है। और हिट एंड रन में जितने लोगों की जान गई वो भी आंकड़ा आपके सामने है 25,938, और घायल लोगों की संख्या भी आप देख रहे हैं 45,355। तो ये है भारत की सच्चाई, कितने ज्यादा यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं और सड़क हादसों की चपेट में आकर कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग घायल हो जाते हैं। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही परेशान करने वाला है, बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला है। और इस बीच आपको बता दें कंझावला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अंजलि का 6 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अंजलि पहले भी मौत के मुंह से बचकर आई थी या फिर अंजलि पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। तो एक नई जानकारी जो सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है हादसे का वो सामने आया है। अंजलि का 6 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था।
तो कंझावला मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। अंजलि का 6 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अंजलि पहले भी मौत के मुंह से बचकर आई थी या फिर अंजलि पर पहले भी जानलेवा हमला हुआ था? ये खुद ही एक्सीडेंट हुआ या फिर ये जानलेवा हमला तब किया था? अब ये सीसीटीवी फुटेज एक नए सवाल को यहां पर खड़ा कर रही है और ये 6 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज है। और वहीं कंझावला केस में हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा होता है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अंजलि के कार में फंसने का पता था। आरोपियों ने डर की वजह से गाड़ी नहीं रोकी थी। हत्या के डर से शव बाहर नहीं निकाला। तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बताई गई। पुलिस से झूठ बोला कि उनको पता ही नहीं चला। नशे में होने की वजह से पता नहीं चला, ये दुहाई दी जा रही थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस बात का एहसास था आरोपियों को कि उनकी कार में अंजलि फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो तेज रफ्तार के साथ गाड़ी को दौड़ाते रहे क्योंकि उन्हें डर था और इसी डर की वजह से वो आगे बढ़ते चले गए। तो अंजलि की मौत के 8 दिन बीत गए, लेकिन अब तक इस मामले के पीछे का सच सामने नहीं आ पाया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुलिस की जांच और ज्यादा उलझती जा रही है। इस मामले में जब ड्रग्स कनेक्शन सामने आया, तब से अंजलि की मौत को लेकर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या ड्रग्स स्मगलिंग के चक्कर में अंजलि की जान चली गई? क्या इस मौत के पीछे पैसों को लेकर कोई विवाद है और यही वजह उसकी जान की दुश्मन बन गई और फिर गुमनामी का रहस्य रचने की कोशिश की गई? दरअसल इस पूरे मामले में निधि ने कई सनसनीखेज खुलासे किए और निधि के बयानों के बाद इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट आ गया था और उसके बाद निधि अचानक से कहीं चली गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तब निधि ने अंजलि को लेकर कई दावे भी किए और घटना को लेकर भी बताया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई थी। उसका कहीं पता नहीं लग रहा था। उसके घर में ताला लग गया था। अब निधि वापस आ गई है, पर सवाल था कि आखिर वो इतने दिन कहां गायब थी। दरअसल पुलिस ने निधि को अंजलि की मौत से आक्रोशित लोगों से बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन जब मामला शांत हुआ तो पुलिस ने निधि को अपने घर पर शिफ्ट कर दिया और इस दौरान पुलिस ने अंजलि के मौत से संबंधित निधि से तमाम सवाल जवाब किए। तो अंजलि की सहेली का सच क्या है? क्योंकि निधि नशे का कारोबार करती थी, क्या अंजलि भी उसके गैंग का हिस्सा थी जो विवाद की वजह बन गई? क्योंकि जांच में अब सच सामने आ रहा है, वो हैरान करने वाला है। गांजा तस्करी के आरोप में निधि को आगरा कैंट पर पुलिस ने 6 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताएं कि निधि तेलंगाना के सिकंदराबाद से दिल्ली आ रही थी और निधि के पास से 10 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया था। इस गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार निधि को 15 दिसंबर 2020 को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी। निधि 9 दिन तक जेल में रही थी। इस खुलासे के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निधि को गांजा तस्कर बताया है। अंजलि मर्डर केस में अब ये पता चला है कि निधि के ऊपर एक एफआईआर हुई थी आगरा में 2 साल पहले, जिसमें वो ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी। और ये भी पता चला है, उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि जिसके लिए निधि ड्रग स्मगलिंग कर रही थी उसका नाम दीपक है। दीपक एक अक्यूज्ड भी है अंजलि मर्डर केस में। तो अब ये जानने की बहुत जरूरत है कि कहीं ये 2 दीपक एक ही तो नहीं है। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी करनी चाहिए। वैसे जिस गांजा तस्करी के आरोप में निधि की गिरफ्तारी हुई थी, उस एफआईआर में दीपक का भी नाम दर्ज है। ऐसे में सवाल है कि क्या अंजलि की मौत से जुड़े गुनाहगारों में शामिल दीपक वही व्यक्ति है जिसको आगरा में पुलिस ने आरोपी बनाया था? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो रूस की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन इन दिनों एक और वजह से रूस दुनिया भर में खबरों में है। वो है एक के बाद एक रूसी नागरिकों की मौत। 13 दिन में 3 रूसी नागरिकों की रहस्यमयी मौत ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींच लिया है।
रूसी नागरिकों की मौत। एक साल में दुनिया भर में 24 रूसी हस्तियों ने तोड़ा दम। रूसी नागरिकों की मौत महज संयोग या इसके पीछे है कोई गहरी साजिश? पिछले 2 हफ्ते के दौरान 3 रूसी नागरिकों की मौत से हड़कंप है। इनमें से एक ओडिशा की साई इंटरनेशनल होटल और एक पारादीप बंदरगाह पर खड़े जहाज में मृत मिला। इनमें भी सबसे रहस्यमयी मौत 14 करोड़ डॉलर वाली सॉसेस कंपनी व्लादिमीर स्टैंडर्ड के मालिक और रूसी सांसद पावेल एंटोव की है। 24 दिसंबर को पावेल का शव एक इंटरनेशनल होटल के कमरे की छत पर मिला था। इन मौतों का सिलसिला महज इतने तक नहीं रुका। रिसर्च के मुताबिक पिछले 1 साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 24 रूसी हस्तियों की मौत हुई। पिछले 1 साल में हुई 24 मौतों में 2 बात कॉमन है। पहली ये कि मरने वाले सभी रूसी सोसाइटी में एलिट स्टेटस वाले लोग हैं और ये सभी लोग पुतिन के बेहद करीबी रहे हैं या यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोधी रहे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 साल पहले भी रूस में ऐसी ही संदिग्ध मौतों का ट्रेंड देखा गया था। रूस में पिछले 2 दशकों से एक ट्रेंड है जिसमें पुतिन के आलोचकों की संदिग्ध मौत के केस में सघन छानबीन नहीं की जाती ताकि कोई पुख्ता सबूत ना मिले। ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या इन मौतों का कोई संबंध रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तो नहीं। और जोशीमठ का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार वहां पर दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोग डरे सहमे अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने वहां निवेश कर रखी है। उनके आशियाने दरकते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घर किस तरह से दरक रहे हैं, होटल वहां पर गिरते जा रहे हैं, सड़कों पर दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, पहाड़ की जमीन से पानी निकलता हुआ दिख रहा है और इस संकट के बीच एक मंदिर भी टूटकर बिखर गया। संकट से डरकर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे सरकार मदद के लिए जरूर आगे आ रही है, लेकिन संकट बहुत बड़ा है। लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रुकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यह संकट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरारें वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जोशीमठ संकट पर आपको बता दें, पीएमओ में हाई लेवल बैठक हुई। पीएमओ ने राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। एनडीएमए की टीम कल जोशीमठ का दौरा करेगी। जोशीमठ में हालात का जायजा लेगी एनडीएमए की टीम, ये जानकारी मिल रही है। पीएमओ भी इसे गंभीरता से ले रहा है और इस पर लगातार सिचुएशन को मॉनिटर करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री धामी से हालात की जानकारी ली है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है पीएमओ। राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया गया है। एनडीएमए की टीम कल जोशीमठ का दौरा करेगी। जोशीमठ में हालात का जायजा लेने के लिए एनडीएमए की टीम को वहां पर भेजा जाएगा। और जोशीमठ के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और मामले को लेकर उन्होंने जानकारी ली। शनिवार को ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया था। हवाई सर्वे के साथ तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनके पुनर्वास को लेकर भरोसा भी दिलाया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की। जोशीमठ के हालात को लेकर यह चर्चा की गई क्योंकि इस बीच लोगों का डर बढ़ गया है क्योंकि पहाड़ के बीच बसे लोगों के घरों की दरारें बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा।
जोशीमठ संकट को लेकर आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से भारत 24 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोग हैरान परेशान हैं, सरकार को तुरंत मदद करनी चाहिए। आपको सुनवाते हैं हरीश रावत के साथ अक्षय राय की ये खास बातचीत। तमाम लोगों से मुलाकात हुई है सर, बहुत लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। ये हमारी बेटी सजना का घर है, 3 कमरे हैं, ये इतनी भयंकर दरार पड़ गई है, टूट गया है। इसके तो सपने बिखर गए हैं ना, इस परिवार के सपने बिखर गए। तो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ परिवार हैं, जिनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, बड़े दूसरे काम हैं, वो सब खतरे में आ गए हैं और वहाँ जिंदगी असुरक्षित है। तो उनको अस्थायी रूप से आप कहीं भी रखिए, लेकिन अब उनका स्थायी पुनर्वास के लिए नया जोशीमठ बसाना जरूरी लगता है मुझे। और नया जोशीमठ राजेंद्र भंडारी जी हैं यहाँ के विधायक, और दूसरे यहाँ के लोगों का कहना है कि जोशीमठ के आसपास सुरक्षित स्थानों पर ही सरकार के पास इतनी जमीन है जहाँ लोगों को बसाया जा सकता है, बशर्ते जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और उनको नई जमीनें अलॉट कर दे। हरीश जी, एक चीज़ और है कि जिस तरह से देखने में आया है कि सीएम धामी की यहाँ पर शिथिलता दिखी है, पीएमओ बल्कि पहले एक्टिव हो गया। पीएमओ पहले एक्टिव हो गया, सीएम धामी बाद में एक्टिव हुए। ये है स्थिति। क्या अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस समय तो मैं मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कदम उठाइए, हम आपके साथ। कैमरामैन विवेक के साथ में अक्षय राय, भारत 24, जोशीमठ। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और इसी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल की ओर से पिछले दिनों कई ट्वीट किए गए थे। मामला दर्ज हुआ तो हजरतगंज पुलिस ने रविवार की सुबह मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस के अनुसार पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हजरतगंज थाने में 3 केस दर्ज कराए गए। पुलिस ने इसी आधार पर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जाना निंदनीय और शर्मनाक है। एसपी कार्यकर्ता को अभी रिहा किए जाने की मांग भी की गई, लेकिन जब पुलिस ने नहीं छोड़ा तो अखिलेश यादव एसपी कार्यकर्ता की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। और वहीं बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हर सियासी दल एक दूसरे को किसी न किसी का एजेंट बताने में लगा हुआ है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं। नीतीश कुमार एजेंट हुए। तेजस्वी जी ने उस संदर्भ में इस बात को कहा था कि जो भी नीतियों का समर्थन, निश्चित जो भी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहलाएगा। कौन भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं बिहार में। तो क्या सुधाकर सिंह ने जो कहा है वो सच है कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं, या फिर मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया? इस बयान के बाद सुधाकर सिंह को कार्रवाई का डर सता रहा है। वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सियासी हंगामा खड़ा करने के मकसद से विवाद को जन्म दे रहे हैं, या फिर उनको आशंका है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। इस डर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को निशाना बना लिया है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित कृषि नीति के विरोध में हूं, और मैं नहीं, महागठबंधन विरोध में है। राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में है कि हमको कृषि कानून बनाना है, और नीतीश कुमार कृषि कानून नहीं बना रहे हैं तो एजेंट कौन हुआ? नीतीश कुमार एजेंट हुए। तेजस्वी जी ने उस संदर्भ में इस बात को कहा था कि जो भी नीतियों का समर्थन, निश्चित। सुधाकर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर धार देकर सियासी तूल देने की कोशिश की है और तेजस्वी के बयान का हवाला देकर नीतीश कुमार को घेरने में जुट गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार किसानों से क्यों नहीं मिल रहे। उस लड़ाई में जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया, बिहार के किसानों की माली हालत खराब हुई, बिहार के किसानों के धान, गेहूं, मक्का, जूट और गन्ना की पूरी प्रोसेसिंग यूनिटें बर्बाद हुई। उन संदर्भों में उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, और दूसरे शब्द में इस्तेमाल हुआ था जो सत्ता हस्तांतरण का एक सवाल था।
आज भी मैं किसी बयान से मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार नीतियों से भटक रहे हैं या फिर सुधाकर सिंह बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु से दूर हो गए। ऐसे में खुद को सुर्खियों में रखने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी का एजेंट बताकर वार कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी एक नया इतिहास रचने वाली हैं। विदेश में होने वाले हवाई युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला पायलट हिस्सा लेगी। अवनी उन 3 महिलाओं में शामिल है जिन्हें वायुसेना फाइटर पायलट के रूप में चुना है। पहली महिला फाइटर अवनी की इस सफलता की चर्चा हर तरफ हो रही है। उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि पहली बार वायुसेना की महिला फाइटर पायलट देश के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा होंगी। इसके लिए वो जापान में रवाना होंगी, जहां पर हवाई युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस बार 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के हयाकुरी एयर बेस की हवाई क्षेत्र में वीर गार्जियन 2023 के नाम से युद्धाभ्यास होगा। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने साल 2018 में अकेले MiG-21 उड़ाया है। लेकिन विदेशी वायुसेना के सैनिकों के साथ भारत की धरती पर होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा ले चुकी हैं। हालांकि ये पहली बार होगा कि जब वो किसी विदेशी धरती पर जाकर के अपना रण कौशल दिखाएंगी। ये हवाई अभ्यास तब हो रहा है जब चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत दिखा रहा है। इस अभ्यास को ही वीर गार्जियन 2023 नाम दिया गया है, जिसमें भारत के 4 सुखोई 2 जबकि जापान के 4 F-2, 2 C-17 और IL-78 और 4 F-15 एयरक्राफ्ट शामिल करेगा। ये पहली बार होगा जब भारतीय महिला फाइटर पायलट युद्धाभ्यास का नेतृत्व करेंगी। और नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर की अगुवाई में पश्चिमी नौसेना कमान के सहयोग से मरीन ड्राइव में वेटरन्स डे परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 85 साल से ज्यादा के 3 वरिष्ठ दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस दल में वीरता पुरस्कार विजेता, सेना, नौसेना और वायुसेना के दिग्गज शामिल हुए, जो अपनी मेहनत से अर्जित पद को दान करते हुए प्लेटों में गर्व से मार्च कर रहे थे। इस मौके पर भारत 24 भी शामिल हुआ, जहां लोगों से बातचीत की गई। खड़े मुझे मत लेना। और इस वक्त की और कुछ बड़ी खबरों पर आइए अब फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित, विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों के बाद हुई घोषणा। 67 परिवारों को किया गया शिफ्ट। पीएमओ ने की हाई लेवल मीटिंग। हाई लेवल मीटिंग के बाद CSSS संधू ने कहा, कल जोशीमठ जाएगी विशेषज्ञों की टीम, दरार की वजह का लगाएगी पता। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर की बात, जोशीमठ के हालात की जानकारी ली। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी विस्तृत जानकारी। जोशीमठ पर सर्वे टीम की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया, ज्यादा डैमेज घर गिरा दिए जाएं, डैमेज घर के लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ में दहशत की जिंदगी जी रहे हैं लोग। शनिवार को सीएम धामी जब जोशीमठ पहुंचे तो एक महिला उनके पैर से लिपट कर रोने लगी। नासा की रिपोर्ट में खुलासा, जलवायु परिवर्तन के चलते जोशीमठ ही नहीं, देश के कई शहरों में भी जमीन धंसने और जलमग्न होने का खतरा। यूपी में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल का संचालक गिरफ्तार। मशीन जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी पर दर्ज हैं 3 मुकदमे। अखिलेश यादव ने किया गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराने लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से इंकार किया। कहा, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तो हमें भरोसा नहीं। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मर्यादाओं की सीमा पार कर ट्वीट किए गए। मनीष पर कई मुकदमे दर्ज हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, देश में डर फैलाया जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में दिव्यांग महिला से पुलिस का दुर्व्यवहार। काफी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री से मिली महिला, बताई परेशानियां।
राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ का रौद्र रूप, पुलिस के व्यवहार पर भड़के डीएसपी आनंद राव को पुलिस की वर्दी में गुंडा बताया। भोपाल में करनी सेना का शक्ति प्रदर्शन, जमहूरी मैदान में जुटे करनी सेना के समर्थक, कई राज्यों से लोग पहुंचे। आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन। मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1993 की तरह सीरियल ब्लास्ट की दी गई थी धमकी, जांच जारी है। राजौरी आतंकी हमले में एक और शख्स की इलाज के दौरान मौत, शव को पैतृक गांव डांगली भेजा गया। आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई। इंदौर में 17वें युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में सम्मेलन का आगाज, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। नवाचार और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीयों ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि अगर भारतीय न हो तो कंपनियों का काम ठप हो जाए। सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारा प्रयास प्रवासी भारतीयों के लिए अपने समर्थन को अधिक से अधिक करना है। हमारा लक्ष्य ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करना है। इंदौर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया सरकार के मानव संसाधन मंत्री शिव कुमार वर्रा राजू नायडू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अतिथियों के इंदौर पहुंचने का सिलसिला जारी। इंदौर में 3 दिन चलेगा यह सम्मेलन। कल इंदौर दौरे पर पीएम मोदी 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के साथ सम्मेलन का होगा समापन। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने से पहले सीएम शिवराज खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। सीएम ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ किए भगवान गणेश के दर्शन। जयपुर में आईपीडी टावर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, कहा चिकित्सा क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं देश में नजीर बनेगा आईपीडी टावर। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, गुजरात के आसमान में उड़ेंगी G20 की लोगो वाली पतंगे। 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। हिमाचल में सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। शिमला स्थित राजभवन में हुआ समारोह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुक्खू सरकार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस हाईकमान के साथ कई घंटे हुई चर्चा के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए थे। धनीराम शांडिल ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी ने शपथ ली। 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर, फिर अनिरुद्ध सिंह और आखिर में विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है, जिसके बाद अब 83 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर कीमत 86 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, प्रयागराज में घर पर ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बीजेपी के दिग्गज नेता थे केशरीनाथ त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे केशरीनाथ। 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंडित केशरीनाथ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उन्होंने यूपी में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। उनका निधन काफी दुखद। वरिष्ठ बीजेपी नेता केशरीनाथ के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। राजनाथ सिंह ने लिखा, केशरीनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी सहजता, सरलता प्रभावित करती थी। केशरीनाथ जी के निधन से गहरी वेदना। पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से असम तक हो सकेगी जलमार्ग से यात्रा। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दिखा अलग अंदाज। पटना में क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे तेजस्वी यादव। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ी अपडेट, सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूला जुर्म। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये बात कबूल कर ली है कि उन्हें अंजलि की कार में फंसने का पता था। उन्होंने डर की वजह से गाड़ी नहीं रोकी।
आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने हत्या के केस के डर से शव नहीं निकाला और तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बनाई। पुलिस की 18 टीमें कंझावला केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बची थी अंजलि की जान। 6 महीने पुराने एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। कल किया था सरेंडर। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने कंझावला कांड के आरोपी को बताया संदिग्ध गांजा तस्कर। मामले में दीपक के नाम पर भी उठाए सवाल। सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली के भजनपुरा में सनसनीखेज वारदात। रेप पीड़िता ने आरोपी की मां को मारी गोली। महिला की हालत गंभीर। आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की और कुछ बड़ी खबरों पर आई है फटाफट अंदाज में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में बदमाशों के हमले में एएसआई की मौत। बदमाशों के हमले में घायल हुए थे एएसआई। इलाज के दौरान एएसआई शंभू दयाल की मौत। चेन स्नैचर को पकड़ते वक्त हुआ था ये हमला। दिल्ली के ओखला में एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के सातारा में एक्सप्रेस हाईवे पर 2 बड़े ट्रक की टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। ड्राइवरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में ह्युंडई कंपनी की कारें रखी हुई थी। यूपी के सीतापुर में एक परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। मदरसा टीचर और उनकी पत्नी और 2 बच्चों की घुटन की वजह से मौत हो गई। पति पत्नी ने कमरे में पेट्रोमैक्स जलाया था। ठाणे में कॉलेज के पीछे समुद्री खाड़ी में शव मिलने से सनसनी। मृतक की पहचान 20 साल के राजा बाबू के रूप में हुई है। झारखंड के धनबाद में बाइक में विस्फोट होने के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में निर्माणाधीन भवन गिरा। भवन की 3री और 4थी मंजिल ढह गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत। कई घायल। मरने वालों में 2 मजदूर यूपी के रहने वाले। यूपी के बाराबंकी में 25 साल के साइको किलर की तलाश। 3 बुजुर्ग महिलाओं की कर चुका है हत्या। साइको किलर पर 25,000 का इनाम घोषित। बाराबंकी और आसपास की पुलिस तलाश में जुटी। पटना में शराबबंदी कानून के पक्ष में महिलाओं ने निकाला चेतावनी मार्च। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पटना के गांधी मैदान से निकाला यह मार्च। लखनऊ में गाड़ियों के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। गैराज में खड़ी 6 से ज्यादा कार जलकर राख। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास शुभम सर्विस सेंटर में यह हादसा हुआ। लखनऊ में धार्मिक स्थल में पकड़ा गया चोर। इलाके के लोगों ने चोर को पकड़ा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मुंबई में चाकू से हमला कर युवक की हत्या। हत्या के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। आरोपियों की तलाश जारी है। नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर की ओर से और पश्चिमी नौसेना कमान के सहयोग से मरीन ड्राइव में वार्षिक वेटरन्स डे परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली में छाए घने कोहरे और भीषण ठंड का बुरा असर हवाई सफर पर पड़ा है। कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 20 फ्लाइट्स देरी से उड़ी। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी तय वक्त से काफी देरी से चल रही हैं। सिर्फ उत्तर रेलवे क्षेत्र में 42 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। कल से ठंड में मिल सकती है कुछ राहत। जम्मू कश्मीर में ठंड के बीच बर्फबारी की संभावना। न्यूनतम तापमान में इजाफे के बाद लोगों को गर्मी से राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करेंगी। एक बार फिर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इन केंद्रों में औषधि परियोजना के तहत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता का च्यवनप्राश लॉन्च किया गया है। अमेजॉन में छटनी करना पड़ा जेफ बेजोस को भारी। एक दिन में कंपनी को $670 मिलियन से ज्यादा का घाटा हुआ। गोवा से मुंबई जा रही गो एयर की उड़ान में महिला कैबिन क्रू से बदतमीजी करने के आरोप में 2 विदेशी पैसेंजर्स को विमान से उतार दिया गया। चीन के जैक मा एक वक्त एशिया के सबसे बड़े रईस थे, लेकिन आज उनकी हालत खस्ता हो गई है। अब उनके हाथ से एन ग्रुप भी निकल गया है। इस ग्रुप को जैक मा ने ही खड़ा किया था। बूढ़े हो रहे जापान के पास समृद्धि भरपूर है, लेकिन विरासत संभालने वालों की कमी हो गई है। कारोबारी बुजुर्ग हो रहे हैं और वारिस के बगैर 6.30 लाख कारोबार के 3 साल में बंद होने का खतरा खड़ा हो गया।